हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, सिग्निफिकेंस, नेचर और कुछ प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे 14 प्रिंसिपल हैं जो हेनरी फ्योल ने दिए थे। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के प्रिंसिपल। तो हमारा तो 5th प्रिंसिपल आता है, वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर हम नाम से समझें, डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? दिशा। डायरेक्शन एक दिशा, और यूनिटी मीन्स क्या होता है? एक, मतलब कि एक दिशा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी एक्टिविटीज़ की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब एक ही दिशा में जानी चाहिए। ठीक है, उन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। मतलब कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्ट एक बॉस से होनी चाहिए, एक ही मैनेजर से होनी चाहिए और एक ही क्या होनी चाहिए? लीडर से होनी चाहिए। उन सब का प्लान क्या होना चाहिए? एक ही, ताकि जो हमारी ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके? फुलफिल हो सके। अगर सब की डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग होगी। मान के चलो परचेज मैनेजर का डायरेक्शन अलग जा रहा है, सेल मैनेजर अपनी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, फाइनेंस मैनेजर की डायरेक्शन अपनी अलग है, तो जो हमारा ओवरऑल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, बिजनेस का गोल, वो फुलफिल नहीं होगा। बिजनेस का गोल फुलफिल तभी होगा जब हमारा परचेज मैनेजर भी उसी डायरेक्शन में जाए कि हमें ये गोल फुलफिल करना है, हमारा सेल मैनेजर भी उसी डायरेक्शन में जाए और हमारा मार्केटिंग मैनेजर भी उसी डायरेक्शन में जाए, हमारा फाइनेंस मैनेजर भी उसी डायरेक्शन में जाए। सब के सब एक प्लान बना के एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें, उसी प्रकार की एक्टिविटीज़ वो करें, तभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि सभी एक्टिविटीज़ को एक ही डायरेक्शन में करना है, एक ही डायरेक्शन में करना है, एक ही जो है एक ही ऑब्जेक्टिव से करना है। सबको अलग अलग दिशा में ना जाके सबको एक ही प्लान बना के काम करना है, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। अगर हम वन वर्ड बात करें तो वन वर्ड मीनिंग क्या रहेगा इसका? मीन्स कि वन लाइन मीनिंग क्या रहेगा कि एक ही प्लान होना चाहिए सेम ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखो, ऑब्जेक्टिव तो सबका सेम है। जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो डिसाइड किया था कि हमें अब की बार जो है 10 करोड़ से सेल इंक्रीज़ करनी है, तो 10 करोड़ मीन्स 10 करोड़ से जो हमें सेल इंक्रीज़ करनी है वो सभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के लिए, सभी के लिए एक ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें 10 करोड़ से सेल इंक्रीज़ करनी है। तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए, उस जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 10 करोड़ की सेल इंक्रीज़ करना, उस ऑब्जेक्टिव के लिए सबका क्या होना चाहिए? एक ही गोल होना चाहिए, सबकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, सबका एक ही प्लान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सब अलग अलग डायरेक्शन में जाए तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव हमारा सेम है तो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, जो हमारे डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जो हमारा फाइनेंस मैनेजर है, जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, तो सबके डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो सके। जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनके लिए एक ही बॉस होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से प्लान कर सके, अच्छे से उन चीज़ों को लीड कर सके। तो बात आती है कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस ही क्या है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड भी वही कहता है कि एक ही ऑर्डर होना चाहिए, यूनिट ऑफ डायरेक्शन भी वही कह रहे हैं कि एक ही प्लान होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड है वो कहता है कि जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड है वो कहता है कि एक वर्कर को हमारे एक ही सुपरवाइज़र से क्या मिलनी चाहिए? कमांड। मतलब जो हमारा ये एन वर्कर है इसको सिर्फ पी सुपरवाइज़र से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर इस एन वर्कर को सबके सब, मतलब कि कोई एस सुपरवाइज़र है वो भी कमांड देगा तो एन वर्कर काम नहीं कर पाएगा। दैट मीन कि एक सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक ही बॉस से क्या मिलना चाहिए? ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, और यूनिट ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो एक ही प्लान के अंडर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एन को सिर्फ इसी से काम मिलेगा, पी और एस से। यूनिट ऑफ डायरेक्शन कहता है
कि एन को इस तरीके से, मतलब जो एन है वो इस तरीके से उसको ऑर्डर मिलेंगे, इस तरीके से उसको काम मिलेगा कि जो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। एक ही प्लान बनेगा, एक ही हेड बनेगा, और वो क्यों बनेगा, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। सेकंड जो हमारा इसका एम, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड का एम क्या है, डुअल सुबॉर्डिनेशन को ये अवॉइड करता है। मतलब कि एन को दो जगह से काम ना मिले ताकि वो कंफ्यूज ना हो, वो प्रॉपरली काम कर पाए, उसको कौन अवॉइड करता है, हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिट ऑफ डायरेक्शन क्या अवॉइड करता है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कि सेम एक्टिविटी दो बार ना कर दी। ठीक है, मान के चलो कि पी ने भी वही काम दे दिया इनको और एस ने भी वही काम दे दिया इनको, तो पहले पी ने एन को काम दिया, फिर एन ने काम कंप्लीट कर दिया। अगेन अब एस को पता ही नहीं है कि पी ने वो काम एन को दे रखा है, एस ने अगेन वही काम एन को दे दिया। ठीक है, तो फिर वो काम क्या होगा, ओवरलैपिंग हो गया, मतलब कि रिपीट वो काम हो रहा है। तो उन रिपीटिशन को, उन ओवरलैपिंग को कम करने के लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आया, ताकि पी और एन में क्या हो, एक जो उनमें एक कोऑर्डिनेशन हो, उनमें एक समन्वय हो कि हमें ये काम ऐसे करना है, ताकि पहले जो पी काम दे चुका है वो वापस एन काम ना दे। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि पी और एस एक साथ काम ना दे एन को, और यूनिट ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि पी और एस सेम काम ना दे एन को। ठीक है, उन दोनों का क्या हो, सेम प्लान हो, एक ही प्लान हो, ताकि उनको पता हो कि ये काम एन कर चुका है, वो वापस कोई और काम दे इनको। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि दो सुपरवाइज़र एक वर्कर को काम ना दे, और डायरेक्शन मीन्स कि दो सुपरवाइज़र सेम काम ना दे एक वर्कर को, वो उन एक्टिविटीज़ को ओवरलैप ना करे, रिपीट ना करे, उनका एक प्लान हो ताकि उस प्लान के अकॉर्डिंग वो अपना काम कर सके। अब उनको पता होना चाहिए कि जो लाइक पिन ने एन को काम दिया है कि 10 बॉक्स पैक करने हैं। ठीक है, अब 10 बॉक्स किसी भी प्रोडक्ट के पैक करने हैं। अब पी और एस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो एस को इस बात का पता ही नहीं होगा कि एन वो 10 बॉक्स पैक कर चुका है। अगेन एस एन को बोलता है कि आप ये 10 बॉक्स पैक कर दो, तो वो क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। अगर इनका पी और एस में कोऑर्डिनेशन होता तो उनको पता होता कि हमारा प्लान इस तरीके से कि वो 10 बॉक्स पैक कर चुके हैं, आगे अगले अगेन जो 20 बॉक्स पैक करने हैं। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ डायरेक्शन मतलब कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको ओवरलैप ना करना, उनको रिपीट ना करना। इसका ये कब होगा, जब पी और एस जितने सुपरवाइज़र, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, सब में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, सबका एक प्लान होगा, एक हेड होगा, तभी ये पॉसिबल होगा, तभी जो ऑब्जेक्टिव है हमारा फुलफिल होगा। इम्प्लीकेशन मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ इम्प्लीकेट करता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इफेक्ट करता है, मतलब कि लाइक एन है, उसको इफेक्ट कर रहा है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड कि इस एन एम्प्लॉय को कोई दो वर्कर काम ना दे, सुपरवाइजर काम ना दे। और जो डायरेक्शन हमारी बात करता है, डायरेक्शन कहता है कि ये इफेक्ट करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कि पूरी, अब मान के चलो पी और एस सेम ही काम देंगे इनको, तो इसका बैड इफेक्ट क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो यूनिट ऑफ डायरेक्शन की इम्प्लीकेशन क्या है कि वो पूरी की पूरी हमारी संस्था को इफेक्ट करता है, पूरे के पूरे बिजनेस को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मीनिंग था। यूनिट ऑफ कमांड मतलब कि दो सुपरवाइजर सेम काम ना दे, सेम टाइम पे काम ना दे, और डायरेक्शन मीन्स कि सेम काम ना दे, उनको उनमें कोऑर्डिनेशन को पता हो कि हमें किस तरीके से काम करना है, उनको प्रॉपर प्लानिंग हो ताकि काम है वो रिपीट ना हो। तो ये सिंपल सा मीनिंग था, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा 6th प्रिंसिपल, सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये क्या कहता है हमारा कि हमें क्या करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे नहीं जाना है, हमें उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट की तरफ लेके जाना है। मतलब कि ये क्या कहता है कि कंपनी को किस तरीके से काम करना चाहिए, कंपनी शुड वर्क यूनाइटेडली, दैट मीन कंपनी को एकजुट होकर कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। इससे क्या हमेशा हमें ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए काम करना चाहिए, अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर है और उसका जो सन है उसका काम है फर्नीचर, लाइक फर्नीचर का काम करना, फर्नीचर को का काम करना, और जो हमारी कंपनी के अंदर अभी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो ए मैनेजर क्या करता है, वो अपने ही सन से मीन्स अपने ही बेटे से वो सारा फर्नीचर
ज़्यादा प्राइस में परचेज़ कर लेता है ताकि अपने ही सन से वो जो सारा फर्नीचर है वो परचेज़ कर लेता है ज़्यादा प्राइस में, हाई प्राइस में परचेज़ कर लेता है ताकि उसके सन को बेनिफिट मिल जाए, उसके बेटे की ज़्यादा कमाई हो जाए, उस बेटे को ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पे उसने ए ने क्या देखा, अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखा। उसने ये देखा कि अगर ज़्यादा प्राइस पे सामान आएगा तो कंपनी को नुकसान होगा। तो यहाँ पे जो ए मैनेजर है उसने क्या की है, गलती की है। मतलब कि हमें एक मैनेजर को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी एक पर्सन को जो उस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, उसको एकजुट होकर किसके लिए काम करना चाहिए, पूरी की पूरी कंपनी के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पे ए मैनेजर ने अपने बेटे के फ़ायदे के लिए क्या किया है, उससे ज़्यादा प्राइस पे फर्नीचर परचेज़ कर लिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ पे ये वही बात बोलता है कि हमें यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना, हमें क्या देखना है, जनरल इंटरेस्ट। मीन्स कि हमारी पूरी कंपनी का इंटरेस्ट किस में, हमारी कंपनी का हित किस में, हमारी कंपनी की भलाई किस में है, उस कंपनी के लिए हमें काम करना है, ना कि अपने खुद के फ़ायदे के लिए काम करना है। अगर हम वन लाइन मीनिंग देखें, मीन्स की इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी, मतलब हमारी संस्था का, हमारे बिजनेस का जो इंटरेस्ट है, उसका जो फ़ायदा है, वही हमें, उसी को हमें प्रायोरिटी देनी, उसी को हमें प्राथमिकता देनी है। अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हमें प्राथमिकता नहीं देनी है। ये इसका डायग्राम है, आप समझ सकते हैं। ये जो ए मैनेजर है, फॉर एग्जांपल, ये अपना ही फ़ायदा देखा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सब मिल के काम कर रहे हैं, और सब किसको देख रहे हैं, जर्नल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। मतलब सब कंपनी का फ़ायदा कहाँ होगा, सब एकजुट मिल के काम कर रहे हैं, सब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं ताकि कंपनी को फ़ायदा हो। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबको फेयर सैलरी मिले, उन सबको सैलरी एटलीस्ट इतनी मिल रही है कि जितना वो एफर्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलनी चाहिए। जो हमारा रेम्यूनरेशन है वो रिजनेबल होना चाहिए और सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ को रिक्वायरमेंट अभी कितनी है, फॉर एग्जांपल अभी एम्प्लॉयज़ को रिक्वायरमेंट है 20,000, ठीक है, पर मंथ, और उनको हम दे रहे हैं 10,000 पर मंथ, तो वो रिजनेबल नहीं होगा। हमें कैसा करना चाहिए कि उनको फेयर और सफिशेंट मीन्स जितना उनको रिक्वायरमेंट है, जितने उनकी लिविंग के लिए उनको नेसेसरी है, ठीक है, सब्सिस्टेंस के लिए जो उनके ज़रूरी है, उनको वो रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, उनको वो सैलरी मिलनी चाहिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ खास लंबी चौड़ी बात नहीं है कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनको उनकी रीज़नेबल सैलरी बनती है, उनको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और इससे कई बार 3 नंबर में क्वेश्चन भी स्पेशल आता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को एक्सप्लेन कीजिए, और इससे हर बार काफ़ी टाइम्स हम देखते हैं कि MCQ में क्वेश्चन बनता ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन दैट मीन, स्केलर चेन मीन्स यहाँ पे क्या है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा D है, अगर इस D को बात करनी है C से, अगर इस D को पहले A से बात करनी है तो वो डायरेक्टली A से बात नहीं कर सकता। पहले D किससे बात करेगा, C से, फिर वो किससे बात करेगा, B से, फिर B किससे बात करेगा, A से। मतलब इससे D की बात कौन पहुंचाएगा, पहले C तक जाएगी, फिर B तक जाएगी, फिर वो A तक जाएगी। ऐसे ही अगर A को कोई बात पहुंचानी है E तक, G तक, तो पहले E को बोलेगा, फिर E F को बोलेगा, और फिर F G को बोलेगा। तो इस तरीके से क्या रहेगी, चेन रहेगी। तो स्केलर चेन मतलब कि एक अनब्रोकन लाइन, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू लोवेस्ट लेवल। दैट मीन अगर A को कोई बात पहुंचानी है G तक, तो बीच में जितने भी होंगे, चाहे वो E हो, वहाँ तक भी बात, पहले E तक बात जाएगी, फिर F तक बात आ जाएगी, और फिर कहाँ तक बात जाएगी, वो G तक। तो ये अनब्रोकन लाइन है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। ये स्केलर चेन है, दैट मीन इसी चेन को फॉलो करना होगा। अगर A को बात पहुंचानी है G तक या G को बात पहुंचानी है A तक, तो इसी चेन को फॉलो करके वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। अगर A टॉप लेवल पे है और G हमारे लोअर लेवल पे है,
तो अगर ए को कुछ बात पहुंचानी है जी तक तो पहले ए जी दोनों ही इस लाइन ऑफ अथॉरिटी का यूज़ करेंगे, स्केलर चेन का यूज़ करेंगे अपनी बात पहुंचाने के लिए। अगर हम बात करें इन केस ऑफ इमरजेंसी डी को अपनी बात पहुंचानी है जी तक तो क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक मीन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर डी को कोई बात जी तक पहुंचानी है। अगर हम स्केलर चेन की बात करें तो पहले वो डी से सी, फिर सी से बी, बी से ए से ई से एफ और एफ से जी। दैट मीन इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो होगा अगर डी को कोई बात जी तक पहुंचानी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ डिसीजन अर्जेंट लेना है तो इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। मतलब इस सिचुएशन में गैंग प्लैंक यूज़ किया जाएगा जहाँ पर डी अपनी बात जी तक पहुँचा सकता है ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसका मोस्टली टाइम आप देखते हैं ये स्केलर चेन से जुड़ा हुआ है। आप क्वेश्चन देखेंगे इसका वेयर द गैंग प्लैंक इज़ यूज्ड, तो ऑप्शन में आएंगे इमरजेंसी एंड एक्सेट्रा। तो आप इसका आंसर क्या रहेगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी नॉर्मली स्केलर चेन ही यूज़ होगी। सिर्फ इमरजेंसी कुछ रिक्वायरमेंट है, अभी ज़रूरी है, डिसीजन लेना है या आप अपने मैसेज को सीक्रेट रखना चाहते हैं तो सेम लेवल पे जो हमारे मैनेजर होंगे लाइक डीबी, जो हमारा डीपी कोई जो है सुपरवाइज़र है और जीपी सेम लेवल सुपरवाइज़र है तो दोनों सेम लेवल के सुपरवाइज़र, सेम लेवल के मैनेजर्स अपना डिसीजन लेने के लिए, अर्जेंट डिसीजन लेने के लिए गैंग प्लैंक यूज़ कर सकते हैं। वो इस चेन को ब्रोक कर सकते हैं, वो अपना डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि वो डिसीजन लिया जा सके, वो मैसेज जो है डिस्क्लोज ना हो। इसी वजह से क्या यूज़ करते हैं हम गैंग प्लैंक्स ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, सेम लेवल पे मैनेजर्स इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी मतलब कि समान तरीके से उनको ट्रीट करना या फेयर ट्रीट करना। इक्विटी मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊं, ये डायग्राम हमारा है इन इक्वालिटी का। इक्वालिटी मतलब कि सबको समान देना। अब मान के चलो कि किसी ने 10 यूनिट बनाई है उसको भी 50 रुपये देना, ठीक है, और किसी ने 100 यूनिट बनाई है उसको भी 50 रुपये देना, तो वो होगी इक्वालिटी, मतलब को सबको समान दर्जा मिल रहा है, ठीक है। और इक्विटी क्या होता है कि जिसने 10 यूनिट्स बनाई है उसको 50 रुपये देना और जिसने 100 यूनिट बनाई है उसको 500 रुपये देना, ठीक है। ये होती इक्विटी। इक्विटी मतलब कि उनको उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, उनको उनके काम के अकॉर्डिंग ट्रीट करना, वो होती है इक्विटी। और सबको इक्वल ट्रीट करना वो क्या होता है, इक्वालिटी। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि हमें अपनी सिचुएशंस को, अपनी कंडीशंस को क्या लेके आनी है, इन इक्वालिटी के साथ साथ हमें क्या रखना है, मतलब हमें क्या करना है, इक्विटी लेके आनी है। इक्विटी मतलब कि सबको इस तरीके से ट्रीट करना है, फेयर ट्रीट करना है सभी वर्कर्स को, कि जिसने जितना काम दे उनको उसके अकॉर्डिंग उनको उसके अकॉर्डिंग जो है वेजेस दिए जाए, उनके अकॉर्डिंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड हो। ऐसा ना हो कि जिसने कम काम किया उसको भी हमने उतना दिया, जिसने ज़्यादा काम किया उसको भी हम सेम ही ट्रीट कर रहे हैं। तो इससे दोनों में, अब इसने ज़्यादा काम किया है उसको मोटिवेट कैसे होगा, वो मोटिवेट तभी होगा जब उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, चाहे वो रिवार्ड हो, चाहे वो रिकॉग्निशन ही हो, चाहे वो किसी मॉनेटरी फॉर्म में उसको जो है सेटिस्फेक्शन मिले, मतलब उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए जिससे कम काम किया है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अगर उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, अब कोई ए वर्कर है उसने 50 बनाई है उसको भी 500 रुपये दिए हमने, किसी ने सी बनाई है उसको भी 500 रुपये दे रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस ही क्या रह गया। सी किस बेस पे मोटिवेट होगा और काम करने के लिए, वो मोटिवेट सिर्फ तब होगा जब उसको कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा, अपने काम का जो उसको कंप्लीट जो है रेमुनरेशन मिलेगा, तभी वो सेटिस्फाइड होगा। वन लाइन मीनिंग क्या रहेगा इसका, फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल वर्कर्स। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, हमें मैनेजर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए, इक्विटी फॉलो करनी, ना कि इक्वालिटी। सभी को सेम ट्रीट नहीं करना, सभी को फेयर ट्रीटमेंट करना है। फेयर ट्रीट दैट मीन कि जितनी उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देना है। आगे ये थे हमारे कुछ 5 प्रिंसिपल्स। 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 डिस्कस हम पहले कर चुके थे, बाकी के प्रिंसिपल्स हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके कमेंट्स आए थे कि MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, तो ये MCQ क्वेश्चन है। फर्स्ट MCQ क्वेश्चन अभी तक जितना हम कर चुके हैं उन्हीं से MCQ क्वेश्चन है ये।
फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज़ ह्यूमन एफर्ट। मतलब स्पेशलाइजेशन की बात कहाँ हुई थी, किस प्रिंसिपल में हुई थी, किस प्रिंसिपल में ये जो है हमारा स्पेशलाइजेशन यूज़ हुआ था। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में यूज़ नहीं हुई थी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि आप अपने काम में दोनों में क्या रखो, बैलेंस रखो। डिवीजन ऑफ वर्क में हुई थी, यूनिट ऑफ कमांड में हुई थी, डिसिप्लिन में हुई थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये कुछ 8 जो हैं एमसीक्यू हैं, इनके आंसर आपको कमेंट में प्रोवाइड करने हैं, कमेंट में बताने हैं। फिर चेक करते हैं कि किसके कितने आंसर ठीक हुए। ये वही एमसीक्यू है जिनका जितना मैटर हम डिस्कस कर चुके हैं, जितना प्रिंसिपल्स सिग्निफिकेंस डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से ये एमसीक्यू हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ तक के प्रिंसिपल्स और समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इन एमसीक्यू का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।